नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला शांति का नोबल पुरस्कार या नोबल शांति पुरस्कार। किसको मिला वो भी डिटेल में चर्चा करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। बात कर रहे हैं 2025 नोबल शांति पुरस्कार की। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और मिला किसे? वेनेजुएला की मारिया कोरेना मचाडो को, जिन्होंने अपने देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए लंबा संघर्ष किया। वहीं 8 युद्ध रोककर खुद को सबसे मजबूत दावेदार बता रहे डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से ये मौका चला गया। आखिर वो कौन सी चीज़ें रहीं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चली गई? सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि पहले ही कार्यकाल से डोनाल्ड ट्रंप का फोकस इसी पर था कि उन्हें नोबल शांति पुरस्कार मिल जाए, क्योंकि अमेरिका के कई लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। और उन्होंने इस बात पर बार बार जोर दिया और दावा किया कि वो उनका अधिकार, ट्रंप का कहना था कि वे 7 युद्ध रुकवा चुके हैं और इजराइल हमास के साथ 8वां भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुए वार उसको भी रुकवाने का कहीं ना कहीं दम भरते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश की संसद में खड़े होकर ये शब्द बोले कि हमारे युद्ध को किसी बाहरी ने नहीं रुकवाया है। तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को चुभा था, जिसके बाद भारत पर लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे थे। हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि मारिया कोरेना मचाडो हैं कौन, उन्हें सम्मान क्यों दिया गया। तो उन्हें अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और मानवाधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए मिला था। मचाडो काफ़ी समय से देश में तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलनों की अगुवाई कर रही हैं। इस घोषणा के साथ ही ट्रंप का नोबेल जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। ट्रंप से पहले 4 अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं, जिसमें थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर और बराक ओबामा कार्टर के अलावा बाकी तीनों को यह पुरस्कार तब मिला जब वे राष्ट्रपति पद पर ही थे। ओबामा की स्थिति तो ट्रंप जैसी ही थी। उनके कार्यकाल को भी 9 महीने हुए थे और ओबामा को अवार्ड मिलना काफ़ी विवादित भी रहा, क्योंकि उन्हें व्हाइट हाउस आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ट्रंप को उनके पिछले कार्यकाल यानी 2018 से अब तक कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा चुका है। अमेरिका के भीतर भी और विदेशों के नेताओं की तरफ से भी। हाल ही में अमेरिकी सांसद क्लाउडिया टेनी ने भी उनका नाम आगे लाते हुए कहा था कि ट्रंप ने साल 2020 में अब्राहम समझौता कराया, जिससे इजरायल और कई अरब देश मेलजोल रखने लगे और आक्रामकता मंद पड़ गई। इस बार भी इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पाकिस्तान सरकार की ओर से उनके नॉमिनेशन की कोशिश हुई, लेकिन दोनों नामांकन इस साल के नोबेल पुरस्कार की तय सीमा के बाद किए गए, इसलिए उन्हें वजन नहीं दिया गया और भारत ने तो सीधा मना ही कर दिया। खैर, नोबेल के लिए नहीं मना किया, उसने अपने देश के युद्ध को रुकवाने की बातों को मना कर दिया। आपको बता दें कि शांति समझौते में 3 बातें अहम मानी गई हैं, जैसे शांति स्थापित करने के प्रयास करना, जैसे कोई जंग रोकना, हथियारों में कटौती करना या उस तरफ बढ़ना, इंटरनेशनल सहयोग को मजबूत करना। ट्रंप की पॉलिसीज इनके खिलाफ जाती मानी गई। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी आमतौर पर उन कोशिशों को देखती है जिनकी वजह से किसी भी तरह से शांति आई हो या उस तरह कदम बढ़े हों। ट्रेड के दम पर धमकी देते हुए युद्ध आज तो रुक गए, लेकिन वे दोबारा शुरू हो सकते हैं। यानी शांति अस्थायी या लंबी नहीं थी, यानी कि जोर देकर, दबाकर, डराकर, धमकाकर और बहुत सारी तकनीकी लगाकर युद्ध रोके गए, लेकिन वो अस्थायी नहीं रहे। हमास और इजराइल शांति पर राजी हुए तो, लेकिन वक्त लग गया। जबकि नॉर्वे की मीडिया के मुताबिक नोबेल कमेटी ने इस साल के अवार्ड पर फैसला सोमवार को ही ले लिया था, यानी गाजा वाला मौका बेकार चला गया। वैसे ये भी सच है कि ये डील हो भी जाती तो खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगभग साल भर के बैकग्राउंड चेक और चर्चा के बाद कमेटी अपना मन बना चुकी होती है कि किसको देना है। आपको बता दें कि फर्स्ट पोस्ट ने राइटर्स के हवाले से जो बातें कही हैं उसमें कहा गया है कि कमेटी उन कोशिशों को प्राथमिकता देती है जो लंबे समय तक असर डालते हों और जिनमें कई देशों को साथ लिया गया। दूसरी तरफ ट्रंप के शांति प्रयासों को बेहद तेज़ी से किए गए कूटनीतिक सौदे की तरह देखा जा रहा है, जो कमज़ोर पड़ सकता है।
यह भी बड़ी वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में भी पेरिस समझौते से बाहर निकल गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी दूरी बना ली, जबकि WHO की बड़ी फंडिंग अमेरिका पर निर्भर रही। ट्रंप अपने साथी देशों को भी ट्रेड वार की धमकी देते रहे, जैसे भारत सबसे बड़ा देश ऐसा था जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की दुनिया कसमें खाती थी, और भारत को ही कहीं ना कहीं आंखें दिखाते डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं। हालांकि उम्मीद अभी बाकी है कि ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशें अलग लंबी टिक जाएं और देश शांत रहें तो अगली बार उनके नोबेल पाने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। वैसे भी नियम के मुताबिक किसी को बहुतों बार भी नॉमिनेट किया जा सकता है, लिहाजा ट्रंप आगे भी कोशिश करेंगे और कोशिश में ये रहेंगे कि उनको मिल जाए। आपको बता दें कि अमेरिका के कई लोगों को मिल चुका है, जिनमें हमने कई लोगों का नाम लिया। पोप फ्रांसिस हैं, अनवर इब्राहिम है, कमेटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट हैं, सूडान इमरजेंसी रिस्पांस रूम्स हैं, और यूलिया नया हैं, ग्रेटा थनबर्ग, इमरान खान, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे बहुत सारे लोगों को पीस नोबेल प्राइज़ के लिए दावेदारी की बात की गई थी कि इतने लोग दावेदार हैं, जिसमें से भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं मिला और बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि उनको मिल जाए। आपको थोड़ा शांति के नोबेल चुनने की प्रोसेस भी बताएंगे और ये बताएंगे कि जिनको मिला है वो हैं कौन और उनको मिला क्यों है। हमने आपको बताया कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल तक लगातार संघर्ष किया। नोबेल समिति ने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, ऐसे में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। समिति ने यह भी कहा कि लोकतंत्र ही अस्थायी शांति की शर्त है। जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है तो ऐसे साहसी लोगों को सम्मान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मचाडो ने सुमाते नामक संगठन की स्थापना की थी जो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करता है। वे देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की मांग करती रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते कई महीनों से नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना ही नहीं। वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता मारिया मचाडो हैं वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर भारी होती नजर आई। मारिया मचाडो का जन्म अक्टूबर 1967 में काराकास वेनेजुएला में हुआ था। वर्तमान समय में उनकी उम्र लगभग 58 वर्ष बताई जाती है। पति का नाम रिकार्डो अरिस्टिगुएटा है और बड़ी बात यह है कि ये एक तलाकशुदा महिला हैं और इनके 3 बच्चे हैं जो विदेशों में रहते हैं। पहले ये इंजीनियर थी, बाद में राजनीति में आई। अब इंजीनियर कैसे बनी, तो इन्होंने पढ़ाई भी तो की थी इंजीनियर की, क्योंकि इनकी शिक्षा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिग्री येल यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी कोर्स किया गया था। अगर इनके जीवन के बारे में जाने तो कुछ बड़ी चीज़ें, जैसे 2010 में ये सांसद बन जाती हैं और तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करती हैं। 2014 में राष्ट्रपति मादुरो की आलोचना के कारण संसद से निलंबित भी की जाती हैं। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की मुख्य नेता थीं, पर सरकार ने इन पर रोक लगाई और 2024 में एडमुंडो गोंजालेज का समर्थन किया था। मारिया मचाडो ने दुनिया में कुछ जब नाम कमाया तो उसके पीछे कुछ बड़ी घटनाएं रहीं। जैसे मचाडो दुनिया में पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति का भाषण बंद करा दिया था। यह घटना 14 जनवरी 2012 की है। सावेज संसद में 9 घंटे 45 मिनट का भाषण दे चुके थे, तभी मचाडो ने चिल्लाते हुए उन्हें चोर कहा और लोगों की जब्त की गई संपत्ति को लौटाने को कहा। इसके जवाब में सावेज ने कहा कि वो बहस नहीं करेंगे क्योंकि वह इसके काबिल नहीं। यह घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गई और मचाडो को एक साहसी विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप मचाडो को स्वतंत्रता सेनानी कह चुके हैं। मारिया मचाडो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं। मचाडो 1 साल से भी ज़्यादा समय से देश में ही छुपकर रह रही थी, यानी कि मचाडो के पीछे बहुत सारी कहानियां आपको सुनने को और जानने को मिलने वाली हैं। 2025 में लोकतंत्र की लड़ाई के लिए नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिल चुका है और इसके पहले इनको कई अवार्ड मिल चुके हैं। जैसे 2018 में BBC सम्मान मिला था। BBC ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल कर लिया था। इसी तरह जेवेना समिट फॉर ह्यूमन राइट्स ने उन्हें और गोंजालेस को 2025 करेज अवार्ड पुरस्कार दिया था। वहीं
वाचलाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार 2024 काउंसिल ऑफ यूरोप ने मानवाधिकारों के लिए उनकी मेहनत को सम्मानित किया था। 2024 सखारोव पुरस्कार जो यूरोपीय संसद ने उन्हें और एडमुंडो गोंजालेज को लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिया हुआ था। मचाडो 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार थी, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। इसके बाद उन्होंने दूसरे पार्टी के प्रतिनिधि एडमंडो गोंजालेज उर्तिया का समर्थन किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिला। वेनेजुएला में मचाडो के समर्थन पार्टी को साफ जीत मिली, लेकिन शासन ने चुनाव परिणाम स्वीकार नहीं किया और सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। नोबेल कमेटी ने कहा कि मचाडो ने नोबेल पुरस्कार के तीनों मानदंडों को पूरा किया है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट किया, सैन्यकरण के खिलाफ लगातार खड़ी रही और लोकतंत्र को समर्थन दिया। उन्होंने लोकतंत्र में ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाई है जहां नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों और उनकी आवाज़ सुनी जाए और लोग स्वतंत्र और शांति से जिए। मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पूरे वेनेजुएला में लोगों को एकजुट किया ताकि वे देश के तानाशाह राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को चुनाव में हरा सकें। अब वे देश में अकेली ही छिपकर रह रही हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि हमने हमेशा बहादुर लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने दमन के खिलाफ खड़े होकर आज़ादी की उम्मीद बनाए रखी। पिछले साल मचाडो को अपनी जान के लिए छिपकर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश में ही रहना चुना, जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए। मारिया कोरिना मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया, जहां तानाशाही से लोकतंत्र की ओर समतापूर्ण बदलाव लाने के लिए उनके लगातार संघर्ष के लिए ये दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन 8 देश ऐसे थे जो ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके थे। इनमें पाकिस्तान, इजराइल जैसे धूर्त विरोधी देशों के अलावा अमेरिका, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया जैसे देशों का नाम निकल कर सामने आया। अर्जेंटीना ने भी ट्रंप को नोबेल के लिए सिफारिश की है। 2025 का नोबेल पुरस्कार अब दिया जा चुका है और कहीं ना कहीं अब आपको पता चल गया होगा किसको मिल चुका है। शांति के नोबेल विजेता को चुनने की प्रोसेस क्या होती है? तो नामांकन जो होता है हर साल 1 फरवरी से नामांकन शुरू होता है। आखिरी तारीख अगले साल 31 जनवरी होती है। कोई भी सांसद, प्रोफेसर या पुराने विजेता किसी व्यक्ति या संगठन को नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी 5 लोग जिन्हें नॉर्वे की संसद चुनती है नॉमिनेशन की जांच करती है। ये लोग सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। फरवरी से सितंबर तक कमेटी हर उम्मीदवार के काम को देखती है। एक्सपर्ट की मदद ली जाती है। यह देखा जाता है कि उम्मीदवार ने शांति, भाईचारा या मानवाधिकार के लिए क्या किया। कमेटी नोबेल की 1895 की वसीयत को फॉलो करती है, जिसमें कहा गया है कि पुरस्कार उसको मिले जो देशों के बीच दोस्ती बढ़ाए, युद्ध या सेनाओं को काम करे, शांति की बैठकों को बढ़ावा दें। अक्टूबर में कमेटी सीक्रेट बैठक करती है। बहस के बाद सबकी सहमति से विजेता चुना जाता है। नाम 50 साल तक सीक्रेट रहते हैं। विजेता का नाम 10 अक्टूबर को घोषित होता है। पुरस्कार 10 दिसंबर को ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में हुई थी और पुरस्कार 1901 में मिला था। 1901 से 2024 तक साहित्य की फील्ड में 121 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही नोबेल दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। नोबेल प्राइज़ वेबसाइट के मुताबिक उनकी ओर से किसी भी फील्ड में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले लोगों के नाम अगले 50 साल तक उजागर नहीं किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो 21 अक्टूबर 1833 में डायनामाइट के आविष्कार के लिए इन्हें जाना था। उनकी वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं आती थी। 90 फैक्ट्रियां 20 से ज़्यादा देशों में खोली थीं। उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा कहा गया। डायनामाइट के गलत इस्तेमाल से दुखी होकर मानवता के लिए पुरस्कार शुरू करने की इच्छा
इन्होंने जताई। 355 पेटेंट पर डायनामाइट के लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। अब तक 975 लोगों संस्थाओं को 609 नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत के 2 लोगों को भी पीस प्राइज दिया जा चुका है। मदर टेरेसा को दिया गया था। कोलकाता में गरीब और बीमार लोगों की सेवा करती थी। उन्होंने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत की। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने गरीबों की ज़िंदगी बेहतर की। बच्चों को गुलामी से बचाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। वे कारखानों और खानों से बच्चों को निकाल कर स्कूल भेजते थे। 2014 में उन्हें मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को। भारत के 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर के लिए। कविता संग्रह गीतांजलि के लिए पहले एशियाई नोबेल विजेता भी माने जाते हैं। 1930 में सीवी रमन को फिजिक्स में दिया गया था। रमन प्रभाव की खोज यह बताता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसे बदलती है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया था। इन्होंने डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण से जुड़ी खोज की और पहला कृत्रिम जीन भी बनाया था। मदर टेरेसा को शांति पुरस्कार 1979 में 1979 में दिया गया। कोलकाता में गरीबों की मदद करती थी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था 1983 में। वहीं इकोनॉमिक्स के धुरंधर अमर्त्य सेन को 1998 में गरीबी और विकास के अध्ययन से जुड़े कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में 2009 में दिया गया था, जिन्होंने राइबोसोम की संरचना की खोज की थी। वेंकट रमन रामकृष्णन। वहीं कैलाश सत्यार्थी को पीस प्राइज 2014 में दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019 में दिया गया था। गरीबी कम करने के लिए नए प्रयोग इनके द्वारा किए गए थे। शांति पुरस्कार की जब हम बात कर रहे हैं तो 2020 से 2025 के बीच किनको मिला, तो 2025 का तो हमने जान ही लिया, मारिया को मिला था। 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP को मिला था। 2021 में मारिया रेसा को मिला था जो फिलीपींस की थी, और दिमित्री मुरातोव को मिला था जो रूस की थी। दोनों ने पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए साहसी लड़ाई लड़ी थी। वहीं 2020 में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को मिला था वो भूख के खिलाफ लड़ाई और शांति को बढ़ावा देने के लिए शानदार काम करने के लिए मिला था। वहीं 2022 में 3 संगठनों को एक साथ मिला था, जिनमें अलेश बियालियात्स्की जो बेलारूस की है, मेमोरियल जो रूस की, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन की है, इनको दिया गया था। और इन लोगों ने खासकर अपने देशों में अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वहीं नरगिस मोहम्मदी को ईरान की रहने वाली हैं, जिन्हें 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ईरान में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। और निहोन हिडांक्यो ऑर्गेनाइजेशन जो जापान से है, 2024 में इनको भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु हथियारों के खिलाफ सबसे लंबे समय से इन लोगों ने संघर्ष किया हुआ था। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स को अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।